आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? न्यूरोलॉजी की ऑटोलॉजी में ऑडिटरी अनाटॉमी और फिजियोलॉजी यानी एयर की अनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। देखें ये पिक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसे हम सिंपल करते हैं, खुद ड्रॉ करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ये आपका बेसिकली क्या है? आउटर एयर, जिसे हम एक्सटर्नल एयर भी कहते हैं। ये आपका पिन्ना है। पिन्ना बेसिकली क्या करता है? आपकी जो साउंड वेव्स हैं, एक इंसान बोल रहा है उसकी जो साउंड वेव्स है उसको कलेक्ट करता है और उसे कलेक्ट करके कहाँ पे लेके जाता है? आपका ट्यूब में, जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब। ये साउंड वेव्स यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब में आ जाती हैं और ऑडिटरी ट्यूब के अलावा आपके नेक्स्ट क्या पड़ा होता है? आपका ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को आप एयर ड्रम भी कहते हैं। और जैसे ही यहाँ पे साउंड वेव्स आती हैं ऑडिटरी कनाल से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो ये बेसिकली आपके कान का पर्दा होता है, ये वाइब्रेट करता है। इसी वजह से साउंड वेव्स आपको पता चल गया कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है। यानी पिन्ना से साउंड वेव्स आई हैं ऑडिटरी कनाल में और ऑडिटरी कनाल में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी आपके कान का पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे ने वाइब्रेशन की है और इसी तरह ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगी। ये आपका एक्सटर्नल एयर है, यानी पिन्ना, ऑडिटरी कनाल और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये तीन चीज़ें आपके एक्सटर्नल एयर में आती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटर एयर बेसिकली क्या आता है? इसमें एक विजिबल पोर्शन हमें नज़र आ रहा होता है कान का। उसे जो विजिबल पोर्शन हमें नॉर्मली आई से नज़र आ रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? हम पिन्ना बोलते हैं। जबकि ऑडिटरी कनाल, उसके बाद जो साउंड वेव्स कहाँ पे जाती हैं? आपकी ऑडिटरी कनाल में जाती हैं और ऑडिटरी कनाल के नेक्स्ट कहाँ पे जाती हैं? ये फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो बेसिकली इसने क्या किया? जो आउटर एयर का काम है वो क्या करता है? वो साउंड को ट्रांसफ़र करता है और साउंड ट्रांसफ़र करने के बाद क्या करती हैं? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं और वाइब्रेशन कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। अब इसके बाद क्या होता है आपका? हम डिस्कस कर लेते हैं मिडल एयर। मिडल एयर में बेसिकली क्या होता है? ये जो आपकी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई है एक्सटर्नल एयर में, वो फिर नेक्स्ट कहाँ पे ट्रांसफ़र होती हैं? आपकी ऑसिकल्स में। मिडल एयर में ऑसिकल्स होती हैं। बेसिकली ऑसिकल्स तीन तीन छोटी जो बोन्स होती हैं, तीन छोटी बोन्स होती हैं। एयर फील्ड स्पेस होती है ऑसिकल, उसमें तीन बोन्स होती हैं। कौन कौन सी बोन्स होती हैं? मेलियस, इनकस और स्टेप्स। अगर आपको एमसीक्यूज आता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की कौन सी है? स्टेप्स। एस फॉर स्मॉल, एस फॉर स्टेप्स। अब ये जो वाइब्रेशन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस हुई थी ये ऑसिकल्स में जाती हैं। ऑसिकल्स क्या करती है? इन वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करती है और एम्पलीफाई करने के बाद यानी उनकी एम्पलीफिकेशन करने के बाद कहाँ पे ट्रांसफर करती है? आपको ये कंडक्ट करती है फिर इनर एयर में। ऑसिकल्स कंडक्ट कहाँ पे? फिर नेक्स्ट ये वाइब्रेशन एम्पलीफाई करने के बाद कहाँ पे भेजती हैं? आपके इनर एयर में। अब इनर एयर में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? एक तो सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं। बेसिकली सेमी सर्कुलर कनाल्स का काम क्या होता है? आपके बॉडी के बैलेंस को। लेकिन ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल एयर की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। तो सेमी सर्कुलर कनाल का बेसिकली काम क्या होता है? ये बैलेंस करती है बॉडी का। और उसके बाद इनर एयर में क्या बना होता है? एक स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर पड़ा होता है। स्नेल शेप्ड फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर पड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? कॉकलिया। अब कॉकलिया के अंदर क्या होता है? बेसिकली क्या पड़ा होता है? मैंने आपको बताया फ्लूइड फिल्ड होता है। ये बेसिकली इसके अंदर फ्लूइड होता है। अब ये कॉकलिया है, इसके अंदर क्या होता है? इसकी बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, बेसिलर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या होते हैं? आपके हेयर सेल्स भी पड़े होते हैं। ये हेयर सेल्स हैं। हेयर सेल्स का काम क्या है? आपकी जो वाइब्रेशन एम्पलीफाई होके इनर एयर से आई थी, आपके मिडल एयर से जो आपकी वाइब्रेशन एम्पलीफाई होके आई थी, हेयर सेल्स उनको क्या करता है? उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कौन सी नर्व आपकी कैरी करती है? आपकी हेयरिंग वाली कौन सी नर्व होती है? आपकी वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व होती है। यानी ये जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, ऑडिटरी नर्व जो क्रेनियल नर्व 8 है, उसके जरिए कहाँ पे? आपके जो ब्रेन के हिस्से में चली जाती है। ब्रेन के कौन से हिस्से में? ब्रेन स्टेम में। ये आपका मैकेनिज्म था। अब इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। उसने बोला कि मिडल एयर, मिडल एयर बेसिकली उसने बोला ये वाला मिडल एयर है, ये आपका मिडल एयर है। उसने बोला कि मिडल एयर में बेसिकली एयर फील्ड स्पेसिस होती हैं। ये देखें एयर फील्ड स्पेसिस है, उसके अंदर तीन बोन्स हैं। उसने बोला तीन छोटी बोन्स होती हैं जिसे ऑसिकल्स कहते हैं। और ऑसिकल्स में कौन सी है? मेलियस, इनकस, स्टेप्स। और स्टेप्स बेसिकली आपकी स्मॉलेस्ट बोन है बॉडी की। और उसने बोला कि ऑसिकल्स का काम क्या होता है? ऑसिकल्स का जो काम होता है वो जो वाइब्रेशन आई है उसको एम्पलीफाई करता है और उसको कंडक्ट करता है।
ऑसिकल्स कंडक्ट और एम्पलीफाई साउंड वेव्स आ रही होती हैं। साउंड वेव्स कहाँ से आपकी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा था वो बेसिकली टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये साउंड वेव इस तरह आ रही थी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। तो उसने बोला कि जो एम्पलीफाई साउंड करती है फ्रॉम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से आ रहा था टू इनर एयर। ठीक है, ये आपका बेसिकली कंडक्शन का काम करती है। आपके ये कंडक्शन का काम करती है, आपके जो एक्सटर्नल एयर में साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी उसकी वजह वाइब्रेशन को कन्वर्ट करती है, आपके कहाँ भेजती है, इनर एयर में। ये इसका काम है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इनर एयर को। इनर एयर में बेसिकली उसने क्या बोला है, एक उसने बोला है स्नेल शेप्ड फ्लूइड फिल्ड कॉकलिया होता है। ये कॉकलिया है, ये स्नेल की तरह है। इसी तरह ये आपका पता ना आपको, इसी तरह स्नेल होता है और इसके अंदर फ्लूइड होता है। ठीक है, और उसने बोला इसके अंदर बेजिलर मेम्ब्रेन होती है। ये उसने बोला है इसके अंदर कंटेन बेजिलर मेम्ब्रेन जो वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट कैसे करती है, टू सेकेंडरी वेव्स। जैसे ये वाइब्रेट क्यों करेगी, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो एम्पलीफाई हो के कहाँ पे आ रही थी, आपकी इनर एयर में। तो इसी वजह से ये आपकी जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करेगी और ये वाइब्रेशन ट्रांसफर होती हैं। और जैसे ये वाइब्रेशन उसने बोला है, ये वाइब्रेशन आई थी, ये वाइब्रेशन क्योंकि बेसिलर मेम्ब्रेन के पास क्या होते हैं, अंदर क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। ये आपके जो हेयर सेल्स हैं ये आपकी वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करती हैं। तो उसने बोला जो वाइब्रेशन है ये ट्रांसड्यूस्ड होती हैं बाय स्पेशलाइज हेयर सेल्स, यानी वाइब्रेशन को हेयर सेल्स किस में ट्रांसड्यूस करती हैं, आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कौन कैरी कर रही होती है, आपकी ऑडिटरी नर्व सिग्नलिंग, ऑडिटरी नर्व क्रेनियल नर्व 8 के जरिए कहाँ पे जा रहे होते हैं, आपके ब्रेन स्टेम में जा रहे होते हैं। अब दूसरी ये चीज यहाँ पे बता रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी आती हैं आपकी, कुछ स्लो फ्रिक्वेंसीज आती हैं, कुछ आपकी हाई फ्रिक्वेंसीज आती हैं। जो बेसिलर मेम्ब्रेन है ये वाला हिस्सा, ये वाला इसको बोलते हैं एपेक्स। अपेक्स में बेसिकली क्या आती हैं, आपकी जो अपेक्स आती है यहाँ पे लो फ्रिक्वेंसीज आती हैं, क्योंकि आपका जो अपेक्स होता है ये आपका वाइड होता है और ये फ्लेक्सिबल होता है, इसी वजह से लो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आती हैं। तो उसने बोला कि ईच डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसीज जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं वो डिफरेंट स्पेसिफिक लोकेशन पे आती हैं बेसिलर मेम्ब्रेन की। क्यों, क्योंकि जो आपकी लो फ्रिक्वेंसी है वो अपेक्स पे आएंगी और जो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी आपकी ये वाली बेसिलर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे बेसिलर मेम्ब्रेन, ये इसको बेस कहते हैं। बेस पे कौन सी आपकी आएंगी, हाई फ्रिक्वेंसीज आएंगी, बेस पे हाई फ्रिक्वेंसीज आएंगी। हाई फ्रिक्वेंसी क्यों आएंगी, क्योंकि बेस क्या होता है आपका, नैरो होता है और नैरो के बाद ये रिजिड होता है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे कौन सी आती है आपकी हाई फ्रिक्वेंसी। तो उसने बोला कि लो फ्रिक्वेंसी हमें कहाँ पे नजर सुनाई देंगी, अपेक्स पे, जो कहाँ पे होता है बेसिकली बेसिलर मेम्ब्रेन के नियर, जहाँ पे पड़ा होता है आपका हेलिकोट्रिमा पड़ा होता है, वहां पे हमें सुनाई देंगी। जबकि हाई फ्रिक्वेंसी हमें कहाँ पे सुनाई देंगी, हमें जो आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन की जो बेस है यानी कोक्लिया की बेस, वहां पे हमें सुनाई देंगी, कोई ये थिन और रिजिड होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ओटाइटस एक्सटर्ना। बेसिकली ये आपका क्या है, हम सबसे पहले एक्सटर्नल एयर है उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका एयर ड्रम है जिसको आप टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं या कान का पर्दा कहते हैं। उसके बाद ये कि आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है जिसके थ्रू क्या कहते हैं, आपको जो साउंड वेव्स हैं इसके थ्रू ट्रैवल करके क्या करते हैं, एयर ड्रम से टकरा के वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ये आपका पिना है, जो पिना के काम क्या होता है, ये आपके जो साउंड वेव्स है उसको कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में भेजता है। अब बेसिकली ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या है, ये बेसिकली आपकी जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है इसकी इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, ओटाइटस एक्सटर्ना। इसकी इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, ओटाइटस एक्सटर्ना। और इसकी इन्फ्लामेशन कौन सा ऑर्गेनिज्म करवाता है, आपका जो सीडोमिनास है ऑर्गेनिज्म है वो क्या करवाता है, वो इन्फ्लामेशन करवाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की, जिसकी वजह से क्या होता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है। और सीडोमोनास कहाँ पे पाया जाता है आपका, ये आपका वाटर और सॉइल में ज़्यादातर पाया जाता है सीडोमोनास। इसका मस्कन होता है, इसका यानी होमलैंड कौन सा होता है, इसका होम होता है वाटर या सॉइल। अब बेसिकली सीडोमोनास क्या करता है, ये आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की इन्फ्लामेशन करवा देता है।
और यहाँ पे क्या होता है, ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में एंटर हो जाता है और ये आपके एयर कनाल में एंटर हो जाता है और यहाँ पे क्या करवाता है। और ये ज़्यादातर कैसे एंटर होता है, अगर आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस ये ब्रोकन है या डैमेज हो चुकी है तो क्या करेगा, ये सीडोमोनास यहाँ पे ब्रोकन और डैमेज एक्सटर्नल कनाल में क्या होगा, एंटर होकर यहाँ पे इन्फ्लामेशन करवा देगा और इसकी वजह से ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, उसको क्या बोलते हैं हम, ओटाइटिस एक्सटर्ना। और मोस्ट कॉमन कौन सा ऑर्गेनिज्म करवा रहा होता है, आपका सीडोमोनास करवा रहा होता है। जब इसकी एसोसिएशन की बात करें ओटाइटिस एक्सटर्ना की, इसकी एसोसिएशन होती है वाटर एक्सपोजर से। और वाटर एक्सपोजर में कैसे होता है, जो स्विमर एयर्स, इसको स्विमर एयर्स का मतलब क्या है, ऐसा पेशेंट जो क्या करता है, वो स्विमिंग कर रहा होता है या अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ पे, वाटर में गुजारता है। स्पेंड मोर टाइम इन वाटर, या वो आपका वाटर जिसमें आपके पास क्या होता है, स्विमिंग पूल्स आ जाते हैं, आपके पास क्या आ जाते हैं, पूल्स, हॉट टब्स हैं। अगर कोई पेशेंट है वो हॉट टब्स का सन उसने बाथ लिया है, उसका ज़्यादा एयर कनाल क्या हुआ, उसका जो एयर है वो वाटर में रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि वाटर में सीडोमोनास हैं, वो आपके इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की। और इसके अलावा क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें क्या करवाती हैं, आपकी इन्फेक्शन कॉज करती हैं। अब एयर कनाल का अगर ट्रॉमा हो गया या एयर कनाल की ब्लॉकेज हो गई है, वो भी ओटाइटिस एक्सटर्ना करवा सकती हैं। कैसे कराएंगे, देखें, एनीथिंग, कोई भी चीज़ है जो क्या करती है, आपके एयर कनाल को इरिटेट करती है, डैमेज करती है, जिसमें आपके अगर आपने कान को अंदर कुछ चीज़ से स्क्रैच किया है, या आपने कॉटन स्वैब्स यूज़ किए हैं कान की वैक्स निकालने के लिए, या आपने हेयरिंग एड्स यूज़ की हैं, ये बेसिकली क्या करवाती हैं, ये सारी चीज़ें आपके जो एयर कनाल है इसका ट्रॉमा करवा देती हैं, ट्रॉमा डैमेज करती हैं इसको, ऑक्लूजन मतलब इसकी ब्लॉकेज करवा देती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब उसने कहा कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा ओटेल्जिया के साथ। अब आपको पता चाहिए ओटेल्जिया का मतलब क्या था, एयर की पेन, एयर पेन को क्या कहते हैं, ओटेल्जिया। और मोस्टली ये कौन, ओटाइटिस एक्सटर्ना में जो एयर पेन कैसी होती है, शार्प होती है, थ्रोबिंग होती है, थ्रोबिंग, ठीक है। और ये क्या कहती है, वर्स कब होगी, जैसे ही अपना आप एयर एयर लोब्स है उसको पुल करेंगे, अगर उसको आप पुल करते हैं जिसकी वजह से आपके जो कान की पेन है बढ़ जाती है, इसका मतलब पेशेंट को क्या है, पेशेंट को ओटाइटिस एक्सटर्ना है। अगर या आप एयर कनाल को क्या करेंगे, एक्सटर्नल एयर कनाल को प्रेस करते हैं जिसकी वजह से पेन बढ़ जाती है कान की, इसका मतलब क्या है, आपको ओटाइटिस एक्सटर्ना है। वर्स वर्स कब होती है ये, जैसे आप एयर लैब को, एयर लोब है उसको क्या करते हैं, टैग यानी उसको खींचते हैं, जिसकी वजह से पेन क्या होती है, वर्स हो जाती है। अब उसने लिखा हुआ है जब पेशेंट प्रेजेंट करता है ओटेल्जिया के साथ, ओटेल्जिया का मतलब एयर पेन होती है, और ये वर्स कब होगी, जब आप एयर को मैनिपुलेशन करेंगे, यानी एयर को आप अपने कान को खींचेंगे, जिसकी वजह से पेन आपकी बढ़ जाएगी। और इसके साथ क्या कहता है, पेशेंट प्रूराइटिस के साथ प्रेजेंट करता है। प्रूराइटिस का मतलब क्या है, ईचिंग। ईचिंग कब हो रही है, आपकी आपके कान के अंदर ईचिंग हो रही होती है ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से, क्योंकि सीडोमोनास क्या करता है, इसको डैमेज करता है आपको। ईचिंग इन एयर कनाल को क्या बोलते हैं हम, प्रूराइटिस। और हेयरिंग लॉस, हेयरिंग लॉस, देखें हेयरिंग लॉस में क्या है, बेसिकली आपका जो इन्फ्लामेशन आपके अंदर, आपके कान के अंदर इन्फ्लामेशन हुई है आपकी एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की, और दूसरी क्या चीज़ आपकी स्वेलिंग, ये तो दोनों चीज़ें क्या करती हैं, आपका जो एयर होता है उसके अंदर जितने भी आपका जो साउंड होता है, साउंड उसको मफल्ड, कान कान इस इन्फ्लामेशन स्वेलिंग की वजह से जो आपके बोलने की क्षमता है, कान को क्या कहा, मफल्ड हेयरिंग होती है, मफल्ड साउंड पेशेंट को सुनाई दे रहा होता है, ठीक है। और डिस्चार्ज, इसमें क्या होता है, पेशेंट क्या करता है, डिस्चार्ज, कौन सा डिस्चार्ज होता है इसमें, पस वगैरह का डिस्चार्ज हो रहा होता है, पस या फ्लूइड का डिस्चार्ज हो सकता है में ड्रेन फ्रॉम द एयर कनाल। अब दूसरी इसमें चीज़ है ओटाइटिस एक्सटर्ना की कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन इसको बोलते हैं मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना क्या बोलते हैं, नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना। ये बेसिकली क्या आपकी ओटाइटिस एक्सटर्ना की कॉम्प्लिकेशन है, ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से चीज़ हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना। और इसमें बेसिकली जो इन्फेक्शन होता है वो क्या करता है, वो आपके जो एयर कनाल, आपकी जो एक्सटर्नल
ऑडिटरी कनाल है, इसके पीछे जो बोन पड़ी हुई होती है वो आपका इन्फेक्शन उस बोन तक पहुंच जाता है, इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। जो आपके बोन पड़ी हुई है बिहाइंड द ईयर कनाल, वहां तक इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ इन्वेसिव इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन ने क्या किया, इन्वेस अंदर उसके धंस चुका है। जो इन्वेसिव इन्फेक्शन होता है वो क्या कहता है, ओस्टियोमाइलाइटिस, यानी जो बोन होती है उसको डैमेज कर देता है, ओस्टियो बोन मिलाइटिस, ठीक है। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन, ये हमें ज़्यादातर मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में कहाँ मिलता है, ज़्यादातर हमें डायबिटिक पेशेंट या एल्डर पेशेंट में मिलता है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन ऑफ, ये बेसिकली उसने बताया, ये कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना की है और मोस्टली हमें ओल्ड पीपल और डायबिटिक पेशेंट में मिलता है। इसमें भी पेशेंट क्या करता है, स्वेयर ओटल्जिया, ओटल्जी का मतलब होता है एयर पेन, स्वेयर एयर पेन के साथ प्रेजेंट करता है, और साथ ओटोरिया, ओटोरिया का मतलब होता है अगर आपका कोई भी कान के अंदर से डिस्चार्ज, पस वगैरह निकल रही है, उसको बोलते हैं ओटेरिया। डिस्चार्ज फ्रॉम द मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना की वजह से कान के अंदर डिस्चार्ज आपका बाहर आ रहा होता है, उसको ओटोरिया कहते हैं। और ये मोस्टली डिस्चार्ज में क्या होता है, आपकी पस होती है, और पस के अलावा क्या होती है, आपका फाउल स्मेलिंग होती है। इसकी जो स्मेल होती है फाउल होती है, यानी बुरी स्मेल होती है। और ये क्या करता है, ये जो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये बेसिकली क्या आपकी जो क्रेनियल नर्व है उसकी पाल्सी भी करवा देता है। क्रेनियल नर्व की पाल्सी कैसे करवा देता है, क्योंकि ये आपके जो डैमेज, ये आपके जो कौन सी नर्व को डैमेज करता है, ये आपकी वो नर्व को डैमेज करता है जो आपके फेशियल मसल को सप्लाई कर रही होती है। डैमेज द नर्व विच कंट्रोल द फेशियल मसल्स, इसकी वजह से फेशियल का पैरालिसिस हो जाता है या वीकनेस नजर आ रही होती है। अब जब हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना का, उसमें क्या हमें ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलती हैं एयर कनाल के अंदर। बेसिकली ग्रेनुलेशन टिश्यू बनते कैसे हैं, ये बेसिकली आपके ग्रो इन रिस्पॉन्स ऑफ, ये आप बेसिकली जो इन्फ्लामेशन हो रही होती है उसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू, ग्रो इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लामेशन। और ये किस रंग के होते हैं, पिंक होते हैं, और पिंक के साथ क्या होते हैं, ये फ्लैशी बम्प आपके एयर कनाल के अंदर नजर आ रहे होते हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है। ये था आज का हमारा टॉपिक, ओटाइटिस एक्सटर्ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, सबसे पहले आप देखें, सबसे पहले आपको एयर की एनाटॉमी आनी चाहिए। एयर की एनाटॉमी में ये आपका एयर ड्रम है। एयर ड्रम को हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये जो ट्यूब नजर आ रही है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। और ये आपको ये नजर आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, पिन्ना। पिन्ना क्या करता है, आपकी जो साउंड वेव्स हैं उनको कलेक्ट करके एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में भेजता है। जो नेक्स्ट कहाँ पे जाती हैं ये साउंड वेव्स, आपका जो एयर ड्रम पड़ा होता है, जो कान का पर्दा होता है, यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। एयर ड्रम के जो पीछे पड़े होते हैं यहाँ पे ऑसिकल्स पड़े होते हैं। ऑसिकल्स बेसिकली 3 बोन्स होती हैं, मीलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका मिडल एयर है, ऑसिकल्स वाला मिडल एयर। मिडल एयर की इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। इन्फ्लामेशन, इसको बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया। और ये इन्फ्लामेशन कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करवा देते हैं, इसका नमूनिक है हाई SPMC। हाई एच से क्या मतलब है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दूसरा SP से क्या आपका पास, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये बेसिकली क्या करवाता है, ये आपका ओटाइटिस मीडिया करवाता है। और लास्ट में हमारे पास MC से क्या है, MC से हमारे पास है मोरगजिला कैटारैलस। देखिए इस इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल एयर को क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया। और ये मोस्ट कॉमनली कौन करवा रहे होते हैं, नॉन टाइपेबल जो होते हैं, H इन्फ्लुएंजा वो करवा रहा होता है। और दूसरा कौन सा करवाता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया करवा रहा होता है। थर्ड भी होता है मोरगजिला कैटारैलस, जिसे MC कहते हैं। अब ये ओटाइटिस मीडिया इसकी एसोसिएटेड होता है किससे, स्टिशियन ट्यूब के डिसफंक्शन से एसोसिएटेड होता है। इस चीज को समझे देखें, जो आपकी है ना ये फ्रिंगोटिम्पैनिक, इसे स्टिशियन ट्यूब कहते हैं। ये आपके जो मिडल एयर को किस चीज से कनेक्ट करती है, आपके मिडल एयर को नोज और थ्रोट से कनेक्ट करती है, स्टिशियन ट्यूब, जिसे ट्यूबोटिम्पैनिक ट्यूब कहते हैं। अगर इसका क्या हो जाए, डिसफंक्शन होने की वजह से क्या होगा, ये क्या होगा, इसको ब्लॉकेज हो जाएगी, यहाँ पे फ्लूइड फील्ड हो जाएगा। जैसे ये फ्लूइड फील्ड होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे जो एयर ड्रम पड़ा यहाँ पे क्या करेगा, प्रेशर डाल देगा। प्रेशर डालने की वजह से ये जो हमें कैसा नजर आएगा, हम जब ओटोस्कोप से एयर ड्रम को देखेंगे तो हमें कैसा नजर आएगा, एरिथमेटस,
एरिथमेटस को क्या बोलते हैं हम? एरिथमेटस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमें नजर आएगी, पैनिक मेम्ब्रेन, यानी हमें कान का जो पर्दा है वो रेड नजर आएगा, एरिथमेटस का होता है रेड। और दूसरा यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है, इसकी वजह से हमें क्या होगा, ये थोड़ा सा बाहर बल्ज भी नजर आएगा, कान का पर्दा बल्ज। और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये कान का पर्दा क्या होता है आपका, रप्चर भी, फट भी सकता है। जब ट्यूबर टिम्पैनिक में फ्लूइड वगैरह फिल्ड हो जाता है, डिसफंक्शन होता है, ये चीज किस चीज को इनहेंस करती है? ये यहाँ पे जो बैक्टीरिया पड़े होते हैं उनकी ओवर ग्रोथ को इनहेंस करती है। इस चीज को पढ़ लेते हैं। तो क्या उसने बोला कि अगर स्टीशन ट्यूब पर डिसफंक्शन हो जाए, जो नॉर्मल मिडल एयर को थ्रोट और नोज के साथ कनेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से क्या यहाँ पे फ्लूइड फील्ड होगा, बिल्डअप होगा, और ये किस चीज को, ग्रोथ को प्रमोट करेगी। यहाँ पे जो बैक्टीरिया यहाँ की कॉलोनीज बन जाएंगी, ये बैक्टीरिया को रहने के लिए जो कॉलोनीज होती हैं, कॉलोनाइजर होता है, उसको प्रमोट करेंगे। यहाँ पे ज्यादा बैक्टीरिया होंगे जो क्या करवाएंगे, आपकी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन करवा देंगे। अब यूजुअली उसने बोला है कि जो हमें ओटाइटिस मीडिया हमें लेस देन 2 इयर्स चिल्ड्रंस में क्यों ज्यादा मिलता है? क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टीशियन ट्यूब होती है वो क्या होती है, लेस देन 2 इयर्स की बेबी की जो स्टीशियन ट्यूब होती है, स्टीशियन ट्यूब, ये स्मॉल होती है और एज कंपेयर टू अडल्ट क्या होती है, मोर हॉरिजॉन्टल। इसी वजह से लेस देन 2 इयर्स चाइल्ड में ओटाइटिस मीडिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा? फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा, और उसके साथ क्या करेगा, ओटेल्जिया। ओटेल्जिया का मतलब क्या था, एयर की पेन को, एयर पेन को ओटेल्जिया कहते हैं, एयर पेन। और हेयरिंग लॉस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अब जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, किस चीज से फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे? ओटोस्कोप से। जो में क्या है, ये बेसिकली आपका क्या है, कान का पर्दा है, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं या एयर ड्रम कहते हैं। अब इसके पीछे क्या, जो मिडल एयर है उसकी तो इन्फ्लेमेशन हुई है, उसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अब इसके पीछे क्या, फ्लूइड बिल्ड हुआ है, प्रेशर बिल्ड हुआ है, जिसकी वजह कान के पर्दे को आगे धकेल देगा, और ये क्या करेगा, बेसिकली हमें कैसा नजर आएगा, ये बल्ज बाहर निकला हुआ नजर आएगा, और इथमेटस रेड है, ये रेडनेस नजर आएगा हमें। जो कान का पर्दा है वो रेड बल्ज और अरिथमेटस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यानी इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान के पर्दे कहते हैं, वो हमें रेड नजर आएगी। और मे भी ज्यादा प्रेशर होता है, ये रप्चर भी कर सकता है, फट भी सकता है। अब दूसरा ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मस्टोडाइटिस इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशन है। आपका जो टेम्पोरल बोन होती है उसका जो मस्टॉइड प्रोसेस होता है, मस्टॉइड टेम्पोरल बोन के अंदर मस्टॉइड प्रोसेस होता है, उसकी इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं हम, मस्टोडाइटिस। इन्फेक्शन ऑफ मस्टॉइड प्रोसेस जो बेसिकली कहां पे है, आपके टेम्पोरल बोन में, उसको क्या बोलेंगे, मस्टोडाइटिस। बेसिकली ये क्या है, ये आपकी कॉम्प्लिकेशन है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की। ये बेसिकली कॉम्प्लिकेशन की, क्योंकि जो ओटाइटिस यानी मिडल एयर है, मिडल एयर के पीछे क्या पड़ा होता है आपका, जब मिडल एयर का इन्फेक्शन कहां तक आपका स्प्रेड कर जाए, आपके मस्टॉइड बोन तक, मस्टॉइड बोन तक, उसको बोलते हैं मस्टोडाइटिस। जो बेसिकली क्या होता है, आपके ईयर के बिहाइंड पड़ा होता है, मस्टॉइड बोन ईयर के बैक साइड बिहाइंड पड़ा होता है। अब बेसिकली कॉम्प्लिकेशन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की ये मस्टोडाइटिस है ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ मिडल एयर, क्योंकि मिडल एयर की जो कैविटी है वो कंटिन्यू होती है, क्योंकि वो इंटरकनेक्ट करती है, मस्टॉइड एयर सेल से कनेक्ट होती है। और मस्टॉइड बेसिकली किस चीज का प्रोसेस है, बेसिकली मस्टॉइड बोन कहां पे आपका, टेम्पोरल बोन के अंदर मौजूद होता है। और जो मस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं ये बेसिकली कैसे होते हैं, ये हनी कॉम्ब लाइक, हनी जैसे मक्खियों का छत्ता होता है ना, हनी कॉम्ब लाइक नेटवर्क ऑफ स्पेसिस होता है, जो बेसिकली कहां पे होता है, आपके बिहाइंड द मिडल एयर के बिहाइंड होता है, बिहाइंड मिडल एयर। अब जो पेशेंट है मस्टोडाइटिस का पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, उसको पोस्ट ऑरिकुलर, यानी ये कान है आपका, कान की जो बैक साइड यानी पोस्ट है, पोस्ट कान के बैक साइड पे उसे पेन नजर आएगी। पोस्ट मतलब बैक पे, ऑरिकुलर मतलब उसकी ऑरिकल, कान के बिहाइंड उसको पेन महसूस होगी। अरिथमा होगा, अरिथमा मतलब वो रेड होगा, और स्वेलिंग वहां पे हुई होगी, सोजिश वगैरह होगी। और बेसिकली ये क्या करवा सकता है, आपकी ब्रेन अब्सेस भी करवा सकता है। अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या करना, हमने जो पेन हो रही है उसकी वजह से पेन रिलीवर्स देने होते हैं। अगर इन्फेक्शन परसिस्टेंट है तो हमने क्या देनी होती है, एंटीबायोटिक्स। और ज्यादातर एंटीबायोटिक कौन सी, हम अमोक्सल यूज करते हैं, अमोक्सो
मॉक्सीसिलीन। और नंबर 4 पे हमने क्या देना होता है, क्योंकि वहां पे रेडनेस वगैरह हुई है, सोजिश हुई होती है, हमने डीकंजेस्टेंट्स और एंटीहिस्टामिन्स देनी होती है, एंटीहिस्टामिन्स। और उसके अलावा हमने क्या देने होते हैं, एयर ड्रॉप्स देने होते हैं। कौन से एयर ड्रॉप्स? आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ताकि हम इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकें। और जो सर्जरी करते हैं हम, सर्जरी बहुत रेयर केसेस में करते हैं। और सर्जरी में हम क्या करते हैं, कौन सी चीज प्लेस करते हैं हम? सर्जरी में हम टिम्पैनोस्टमी करते हैं। टिम्पैनोस्टमी बेसिकली क्या होती है, ये एक वेंटिलेशन ट्यूब होती है। वेंटिलेशन ट्यूब का काम क्या होता है, बेसिकली ये आपका करती है एयर ड्रम के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको ड्रेन करती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम कैसे डायग्नोस करेंगे हेयरिंग लॉस को। लेकिन जो पिक्चर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनी हुई है, इसको हम इजी समझते हैं। नॉर्मल हेयरिंग लॉस में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल जो होती है हेयरिंग लॉस, उसमें क्या होता है, कोई भी लोकलाइजेशन नहीं होती। जैसे ही हम सर के ऊपर मिड में आपका क्या रखते हैं, ट्यूनिंग फोर्क, तो ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन कहीं पे लोकलाइज नहीं होती, एक ही जगह रहती है, ठीक है। और दूसरा, हम कोई भी लोकलाइजेशन नहीं होती, ये नॉर्मल एयर की बात कर रहा हूं। सेकंड भी होता है आपका, जैसे ही आप जो ट्यूनिंग फोर्क है उसको पांव पे स्ट्रैप करके कहां पे रखते हैं, कान के अंदर, कान के पास रखते हैं, तो उसमें क्या होती है, एयर की कंडक्शन होती है मोर देन बोन कंडक्शन। ये नॉर्मल होता है ट्यूनिंग फोर्क का फंक्शन। एयर की कंडक्शन होती है ट्यूनिंग फोर्क की मोर देन बोन कंडक्शन। और बोन कंडक्शन के लिए हम कान के पीछे जो मस्टॉइड बोन होती है वहां पे रखते हैं, ये मस्टॉइड में रखते हैं। तो एयर कंडक्शन मोर देन बोन कंडक्शन ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल एयर में ये होता है। नंबर 1, कोई भी इसकी लोकलाइजेशन नहीं होती। दूसरा, इसमें क्या होता है, एयर की कंडक्शन होती है मोर देन बोन कंडक्शन। अब एक टेबल बना के समझ लेते हैं। ये आपका हम 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं हेयरिंग लॉस को डायग्नोस के लिए, फिजिकल रीनी टेस्ट या राइनी टेस्ट, दूसरा वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट, अब इसमें क्या कहते हैं, हम 2 हेयरिंग लॉस हमें पता होती है, एक कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होती है और दूसरी सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है। अब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में रैनी टेस्ट क्या होता है, इसमें जो रैनी टेस्ट होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मल, उसमें क्या होता है, अबनॉर्मल। रैनी टेस्ट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में क्या होता है, अबनॉर्मल होता है। अबनॉर्मल क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो बोन कंडक्शन है मोर देन एयर कंडक्शन होती है। इसी वजह से क्या होता है, राइनी टेस्ट इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसे क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल। लेकिन जब कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के लिए वेबर टेस्ट करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें जो वेबर टेस्ट होता है वो क्या कहता है, वो जो आपका अफेक्टेड, जो आपका खराब कान होता है उस साइड पे क्या उसकी वाइब्रेशन सुनाई देती है, उस कान में सुनाई दे रही होती है। वेबर टेस्ट लोकलाइज टू अफेक्टेड एयर, ये आप एक ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये एक फेस है। वेबर टेस्ट में क्या होता है, हम ट्यूनिंग फोर्क को स्ट्रैप करके कहां पर रखते हैं, ये आपका एक देख लें, एक कान जो रेड ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका कान अफेक्टेड है, खराब है, डैमेज है, डैमेज। अब जैसे ही ट्यूनिंग फोर्क स्ट्रैप करके मिड में रखते हैं सर्क में, तो क्या होगा, जो डैमेज साइड का एयर होता है उस साइड में हमें वाइब्रेशन सुनाई दे देती है ट्यूनिंग फोर्क की। इसी वजह से हम कहते हैं वेबर क्या होता है, वो लेटरलाइज कर देता है अफेक्टेड एयर। जिस साइड का कान खराब होता है उस साइड पर वाइब्रेशन नजर आती है। तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में क्या होता है, एक तो रैनी टेस्ट में क्या होता है, अबनॉर्मल होता है, बोन कंडक्शन मोर देन एयर कंडक्शन होती है, और वाइबर टेस्ट उस साइड पे जाता है आपका ट्यूनिंग फोर्क की वाइब्रेशन जो डैमेज होती है साइड। अब सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस होती है, उसमें देख लेते क्या होता है। उसमें रैनी टेस्ट क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल आपको पता है, रैनी टेस्ट में क्या होता है, एयर कंडक्शन मोर देन बोन कंडक्शन होती है, यानी एयर कंडक्शन क्या होती है, मोर देन बोन कंडक्शन होती है, ठीक है, ये नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें जो सेंसी न्यूरल में हम वेबर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ये लेटरलाइज टू अनअफेक्टेड एयर, यानी ये किस साइड पे जा रहा होता है, जो नॉर्मल एयर है उसकी तरफ इसकी सुनाई दे रही होती है हमें वाइब्रेशन ट्यूनिंग फोर्क की। कैसे, ये पिक्चर है आपके सामने, एक साइड का इसका जो रेड है वो डैमेज है कान। जैसे ही हम ट्यूनिंग फोर्क स्ट्रैप करके सर के ऊपर रखते हैं स्कल पे, तो क्या होगा, जो साइड का नॉर्मल एयर होगा उस साइड में हमें सुनाई देगा
वाइब्रेशन, इसका मतलब क्या है, पेशेंट को सेंसोन्यूरल हियरिंग डेफनेस है, यानी ये नॉर्मल एयर की तरफ इसकी वाइब्रेशन सुनाई दे रही होंगी। इसका मतलब क्या, पेशेंट को सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस है। अगर ये वाली हमें वाइब्रेशन ऊपर देखे ट्यूनिंग 4 की, हमें डैमेज एयर की तरफ सुनाई दे, इसका मतलब कौन सी डेफनेस है, कंडक्टिव डेफनेस है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कॉमन कॉजेज ऑफ हेयरिंग लॉस। डिफरेंट कॉजेज हम हेयरिंग लॉस की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एयर की जो एनाटॉमी है उसको डिस्कस करेंगे। एयर की एनाटॉमी में सबसे पहले आपके पास क्या आता है, आपका एक्सटर्नल एयर आता है। एक्सटर्नल एयर में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये आपका एक्सटर्नल एयर है, उसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। आपके एक्सटर्नल एयर में आपके पास क्या आता है, ये आपकी ये होती है ऑडिटरी कनाल होती है, और ये आपका कान का पर्दा जिसे एयर ड्रम भी कहते हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये आपका होता है सबसे आउटर स्ट्रक्चर एयर का, उसको बोलते हैं पिन्ना, जो आपके जितने भी आपकी आवाज़ है, साउंड्स है, उसको कलेक्ट करके ऑडिटरी कनाल में लेके आता है। और वो फिर ऑडिटरी कनाल में जो वेव्स होती हैं साउंड की, वो आपके कान के पर्दे के साथ टच होती हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती हैं। अब आपके जो एयर ड्रम के पीछे जो एयर फील्ड स्पेस होती है उसको बोलते हैं, वहाँ पे ऑसिकल्स पड़े होते हैं। ऑसिकल्स 3 होती हैं, जिसमें आपके 3 बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ये चीज़ें क्या होती हैं, आप क्या मिडल एयर बनाती हैं। और मिडल एयर के नेक्स्ट आगे क्या होता है आपका इनर एयर। इनर एयर्स में क्या होता है आपका, ये इनर एयर है, इसमें आपके पास सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं जो आपके बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करती है। उसके अलावा उसके आगे क्या पड़ा होता है, आपका कॉकलियर पड़ा होता है, कॉकलिया। और कॉकलिया आपका क्या होता है, आपकी जो सुनने की क्षमता है, सेंस है, उसको कंट्रोल कर रहा है। कॉकलिया के अंदर क्या पड़े होते हैं, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो सुनने में हेल्प करते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में बेसिकली क्या करते हैं, ये आपके हेयरिंग में, सुनने में मदद देते हैं। देखें, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई यानी सुनने का ऑर्गन, ठीक है, कॉकलिया के अंदर होता है। यानी ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहाँ पे होते हैं, कॉकलिया में होते हैं, इनर एयर में होते हैं। और उसके अलावा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे क्या होता है, छोटे छोटे जो हेयर बालों की तरह हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, स्मॉल टिनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इस टिनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टीरोसीलिया। ये जो स्टीरोसीलिया, जो आपकी जो वाइब्रेशन आई थी आपकी मिडल एयर से, उसको कन्वर्ट करते हैं वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फिर ऑडिटरी नर्व होती है, जो क्रेनियल नर्व 8 होती है, जिसे हम वेस्टिबुलो कॉकलिया नर्व बोलते हैं, वो कैरी करती है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को और ब्रेन स्टेम में लेके जाती है। इसी तरह ये आपका सुनने का मैकेनिज्म है ब्रेन स्टेम में। अब देखें, उसने बोला कि नॉइस इंड्यूस, यानी नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस, ऐसी हेयरिंग लॉस जो क्या होती है, नॉइस, शोर की वजह से होती है। इसमें बेसिकली क्या होती है, आपके जो स्टीरोसिलेटेड सेल्स होते हैं, आपको मैंने बताया ना स्टीरोसिलेटेड सेल, स्टीरोसिलिया क्या होती हैं, ये बेसिकली आपके हेयर लाइक, ये देखें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में, जो सुनने की सेंस रखते हैं, जो आपकी वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन स्टेम में लेके आते हैं। ये डैमेज हो जाते हैं नॉइस इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस में। स्टीरोसिलेटेड जो सेल्स होते हैं जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में डैमेज होते हैं, और ये सडनली, और डैमेज कैसे होते हैं, जब सडनली एक्सट्रीम लाउड नॉइस हो, यानी एकदम से कोई शोर हो। उस शोर की एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई गन फायर हुआ है या कोई एक्सप्लोजन हुआ है, धमाका हुआ है, जिसकी वजह से ये स्टीरोसिलेटेड सेल जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में पड़े होते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। और इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रीमली लाउड नॉइस है, जो ये क्या करते हैं, आपका देखिए गन फायर है, दूसरा एक्सप्लोजन नहीं धमाका, ये क्या करते हैं, ये आपके डैमेज कर देते हैं। ये आपका कॉकलिया है जिसके अंदर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पड़ा होता है। कॉकलिया क्या कहते हैं, आपकी सुनने की सेंस को कंट्रोल करता है। कॉकलिया में जो सबसे पहले चीज डैमेज होती है, कॉकलिया की बेस डैमेज होती है। और कॉकलिया की जो बेस होती है, ये बेसिकली क्या करती है, ये आपकी हाई फ्रिक्वेंसी जितनी भी होती है ना, हाई फ्रिक्वेंसीज वॉइस की, वो यहाँ पे आती है कॉकलिया के बेस पे। अब बेसिकली कॉकलिया की क्या होगी, ये बेस ही डैमेज हो गई है, तो हाई फ्रिक्वेंसी पेशेंट सुन नहीं सकता है। ये मोस्टली ससेप्टिबल होती है डैमेज। हाँ, जब से कोई लाउड नॉइस होती है तो सबसे पहले क्या डैमेज होती है, कॉकलिया की बेस, जो हाई फ्रिक्वेंसीज को कंट्रोल करती है। और इसी वजह से ये बेस डैमेज होगी, आपकी हाई फ्रिक्वेंसीज क्या होंगी, लॉस हो जाएंगी। और इसी वजह से हम कहते हैं कि आपका जो नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस में हाई फ्रिक्वेंसी हेयरिंग फर्स्ट क्यों जाती है।
क्यों? क्योंकि कोक्लिया की सबसे पहले बेस डैमेज होती है। अब उसने बोला एक्सट्रीम जो लाउड नॉइसेस हैं ये क्या करते हैं, ये हेयरिंग लॉस को प्रोड्यूस करते हैं, और हेयरिंग लॉस प्रोड्यूस क्या करते हैं, बास का इतनी हेयरिंग एक्सप्लोजन होती है, आपका जो कान का पर्दा है वो भी फट जाता है। उसने ये बताया ड्यू टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर का मतलब क्या है, इसे क्या ईयर ड्रम बोलते हैं। अब दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बेसिकली प्रेसबाइकोसिस। देखिए प्रेसबाइकोसिस क्या होती है, आप जैसे जैसे इंसान एज होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसको उसके अंदर सेंसरो न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाती है, SNH, सेंसरो न्यूरल हेयरिंग लॉस। तो इसी को प्रेसबाइकोसिस कहते हैं, यानी एज रिलेटेड सेंसरो न्यूरल हेयरिंग लॉस। ये आपके दोनों का, ये इंसान है इसके आपके बायलेटरल होती है, दोनों कान्स में होती है हेयरिंग लॉस, सेंसरो न्यूरल हेयरिंग लॉस, इसको कहते हैं प्रेसबाइकोसिस। अब इसी में भी क्या होता है, इसमें मोस्टली क्या होती है, सबसे पहले जो आपको इनर ईयर में क्या बना हुआ था, कॉकलिया पड़ा हुआ था। तो कोक्लिया के इसमें भी क्या होता है, आपकी बेस डैमेज होती है, और कोक्लिया की बेस बेसिकली क्या कर रही होती है, आपकी जितनी भी हाई फ्रिक्वेंसीज थी उनको रिसीव कर रही थी। तो क्या होगा, कोक्लिया की बेस डैमेज हो जाती है जिसकी वजह हाई फ्रिक्वेंसी आपकी लॉस हो जाती है। जबकि कोक्लिया के जो अपेक्स होती है ये आपकी लो फ्रिक्वेंसीज को कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, आपकी अपेक्स डैमेज नहीं होती है, सिर्फ बेस डैमेज होती है। इसी वजह से प्रेसबाइकोसिस में क्या होती है, हाई फ्रिक्वेंसीज लॉस हो जाती हैं। जो प्रेसबाइकोसिस है इसको उसने बोला हुआ है कि एज रिलेटेड, यानी एज रिलेटेड प्रोग्रेसिव, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होगा उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी बाइलेटरल यानी दोनों साइड की सेंसरो न्यूरल हेयरिंग लॉस हो जाएगी। और उसने बोला कि हाई फ्रिक्वेंसीज मोस्टली इसमें लॉस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी, ये देखें कोक्लिया की बेस पे, ये देखें कोक्लिया ना, कोक्लिया की बेस पे क्या होती है, हाई फ्रिक्वेंसीज को कंट्रोल कर रहा होता है। तो उसने बोला कि इसमें बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, टिनी हेयर लाइक प्रोजेक्शन सेल्स पड़े होते हैं, हेयर सेल्स। और हेयर सेल्स का काम क्या होता है, ये आपके छोटे छोटे हेयर सेल्स का काम होता है जिसे स्टीरोसीलिया कहते हैं। ये वाइब्रेशन को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। और यही आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी कहाँ पे जाते हैं, आपके ब्रेन स्टेम में जाते हैं, ब्रेन स्टेम। अब उसने बोला कि इसमें हाई फ्रिक्वेंसी इस वजह जाती है क्योंकि आपके जो हेयर सेल्स कहाँ पे कोक्लिया की बेस पे पड़े होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जबकि आपकी जो अपेक्स, कोक्लिया की अपेक्स, ये आपकी कोक्लिया की क्या है अपेक्स, ये प्रिजर्व हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कोक्लिया की अपेक्स क्या करती है, आपकी लो फ्रिक्वेंसी को रिसीव कर रही होती है। तो उसने बोला कि प्रिजर्व्ड रहती है, ये बच जाती है आपकी लो फ्रिक्वेंसी हेयरिंग। क्यों? क्योंकि ये अपेक्स में पड़ी होती है, अपेक्स डैमेज नहीं होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोलिस्टीटोमा। बेसिकली कोलिस्टीटोमा बेसिकली क्या होता है, आपका अबनॉर्मल जो स्किन की ग्रोथ होती है, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन इन मिडल एयर, यानी आपका जो मिडल एयर है उसके अंदर अबनॉर्मल स्किन की ग्रोथ को क्या बोलते हैं, कोलिस्टीटोमा। और वो कौन सी अबनॉर्मल ग्रोथ होती है स्किन की, उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है केराटिनाइज्ड स्केमस एपिथेलियम। अगर केराटिनाइज्ड स्केमस एपिथेलियम आपके मिडल एयर के अंदर ग्रो कर रही है उसको क्या बोलते हैं, कोलिस्टीटोमा। और नॉर्मली ये जो केराटिनाइज्ड स्केमस एपिथेलियम है ये नॉर्मली कहाँ पे होनी चाहिए, ये नॉर्मली आप ये स्किन के कहाँ पे ग्रो होती है, आउटसाइड, ये स्किन के आउटसाइड पे ग्रो होती है। अगर ये स्किन के इनसाइड यानी मिडल एयर के इनसाइड ग्रो हो रही है इसको बोलते हैं कोलिस्टीटोमा। आप देखें अबनॉर्मल, अब इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। कोलिस्टीटोमा का मतलब क्या है, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन, अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ स्किन इन मिडल एयर। और कौन सी स्किन की टाइप है, जो केराटिनाइज्ड स्केमस एपिथेलियम है वो मिडल एयर के अंदर क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, उसको बोलेंगे कोलिस्टीटोमा। अब यहाँ पर उसने नमूने की भी लिखा हुआ स्किन इन रॉन्ग प्लेस। और नॉर्मली ये आपकी जो केराटिनाइज्ड स्केमस एपिथेलियम कहाँ पे होनी चाहिए, स्किन के आउटसाइड पे होनी चाहिए। अब कोलिस्टीटोमा की कॉजेज की बात करते हैं, उसने बोला इसकी कॉजेज क्या है, अक्वायर्ड होती हैं। अक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ये ओवर द टाइम ग्रो कॉजेज बन जाती होती हैं जो कॉज करती हैं डिजीज। और उसने बोला है कैन बी कंजेनिटल, यानी ये बेबी जब बेबी बोर्न होता है ये शुरू से ही होती है कंजेनिटल, बेबी जैसे बोर्न होता है उसके साथ ही ये डिजीज होती हैं, इसको बोलते हैं कंजेनिटल। अब समझने वाली बात है इसकी एक्वायर्ड काजेज, इसकी दो एक्वायर्ड काजेज हैं, एक प्राइमरी एक्वायर्ड कॉज है, दूसरी क्या है, सेकेंडरी एक्वायर्ड कॉज। अब जो हम देखेंगे प्राइमरी एक्वायर्ड कॉज, एक्वायर्ड कॉज का मतलब, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ये डेवलप ओवर द टाइम होती हैं, जो वक्त के साथ साथ डिजीज कॉज करती हैं, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड। अब यहाँ पे देखें आपको स्टीशियन ट्यूब है, आपकी जो स्टीशियन ट्यूब है ये बेसिकली क्या करती है, आपका जो मिडल एयर है इसको
किस चीज के साथ कनेक्ट करती है? आपके नोज और थ्रोट के साथ। अब इसमें क्या होता है, आपकी जो स्टिशियन ट्यूब है ये क्या कहती है, ये डिसफंक्शन, यानी ये डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, अपना काम सही से कर नहीं पा रही होती, डिसफंक्शन हो जाता है इसका। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इसके अंदर फ्लूइड बिल्ड हो जाता है, और उसकी वजह से आपका जो मिडल एयर के साथ क्या पड़ा होता है, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे आपको एयर ड्रम भी कहते हैं। एयर ड्रम या आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पड़ी होती है, जो मिडल एयर के साथ पड़ी होती है। अब स्टिशियन ट्यूब के प्रॉपर फंक्शन करने की वजह से जो एयर ड्रम होता है या ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो रिट्रैक्ट कर जाती है, उसकी रिट्रैक्शन हो जाती है, और रिट्रैक्शन होने की वजह से वहां पे पॉकेट्स डेवलप हो जाती हैं, और ये पॉकेट्स डेवलप होने के बाद क्या करती हैं, और यहाँ पे पॉकेट्स डेवलप होने की वजह से यहाँ पे स्किन ग्रो करती है इन पॉकेट्स पे, वेयर द स्किन ग्रो। अब उसने लिखा हुआ जो प्राइमरी एक्वायर्ड क्यों होता है, रिजल्ट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है, आपका जो एयर ड्रम में रिट्रैक्शन हो जाती है, उसकी एयर ड्रम की रिट्रैक्शन होने की वजह से क्या होती है, वहां पे पॉकेट्स, एयर ड्रम नॉर्मली आपका क्या, इसको एयर ड्रम बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, और वहां पे पॉकेट्स बन जाती हैं। और पॉकेट्स क्यों बनती हैं, क्योंकि जो स्टिशियन ट्यूब है वो अपना वर्क, वो डज नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी डिसफंक्शन, अपना काम सही से अंजाम नहीं दे रही होती है। अब इसकी सेकेंडरी क्वाइड कॉज की बात करें तो वो बेसिकली क्यों होता है, जो आपका एयर ड्रम होता है, सेकेंडरी क्वाइड कॉज, इसमें जो आपका एयर ड्रम है जिसे हम क्या बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसकी परफोरेशन हो जाती है। इसकी परफोरेशन क्यों होती है, इसकी परफोरेशन की कौन सी डिजीज करवाती है, ओटाइटस मीडिया। ओटाइटस मीडिया मैंने आपको डिटेल में बता दिया, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल एयर, उसको बोलते हैं ओटाइटस मीडिया। वो क्या करवा देता है, आपकी एयर ड्रम की परफोरेशन करवा देता है, और परफोरेशन होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आपकी परफोरेशन इस चीज की इंडिकेशन देती है, यहाँ पे अब नॉर्मल स्किन ग्रो हो जाती है इन परफोरेशन पे, अलाउ स्किन टू ग्रो। और कौन सी, ये देखिए यहाँ पे देखें, जो सेकेंडरी क्वाइड होती है बेसिकली जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी एयर ड्रम होता है उसकी परफोरेशन होती है। उसकी परफोरेशन क्यों होती है, क्योंकि ओटाइटस मीडिया परफोरेशन करवा देता है, और ये इस चीज की परमिशन दे देती है यहाँ पे स्किन ग्रो कर जाए। और कौन सी स्किन ग्रो कर जाए, यहाँ पे माइग्रेशन, यानी आपकी यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम आपके मिडल एयर में ग्रो कर जाए। अब इसका जो इसको यानी यहाँ पर जो परमिशन देती है माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन करती है, और कौन सी स्किन ग्रो कर जाए, स्क्वेमस एपिथेलियम टू मिडल एयर। और क्लासिकली इसका जो पेशेंट रिप्रेजेंट कैसे करता है, आपका एयर पेन, एयर डिस्चार्ज। ओटोरिया का मतलब क्या होता है, पेनलेस, पेशेंट का कान से पेनलेस एयर डिस्चार्ज हो रहा होगा, उसे ओटोरिया कहते हैं। जो क्या करता है, जो आपकी जो इनरोड, आपकी जो ओसिकल्स है उसको डैमेज कर देता है। और ओसिकल्स आपको पता, ब्रेन के अंदर 3 बोन्स पड़ी होती हैं, मीलियस, इनकस, स्टेप्स। मिडल एयर में क्या पड़ी होती हैं, आपकी ऑसिकल्स पड़ी होती हैं, मीलियस, इनकस, स्टेप्स। ये ऑसिकल डैमेज होती हैं जो मिडल एयर को डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से ये ऑसिकल बेसिकली स्मॉल बोन्स है ना, मीलियस, इनकस, स्टेप्स, जो बेसिकली वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करके आगे कंडक्ट कर रही थी इनर एयर में, जिसकी वजह से वो ऑसिकल डैमेज हो जाएंगी, वो जो वाइब्रेशन है एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगी, और उसको कंडक्ट नहीं आगे इनर एयर में कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्टिव हियरिंग लॉस आएगा। यह था आपका टॉपिक कोलिस्टिटोमा। एगो होता है वो बेसिकली क्यों होता है, आपके अगर ब्रेन स्टेम या सेरिबेलर लेजन हो गया है, ये बेसिकली क्या, आपका ब्रेन स्टेम सेरिबल क्या कर रहा होता है, आपके बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है, और उसके साथ साथ क्या कर रहा होता है, आपकी बॉडी की मूवमेंट, यानी आपकी बॉडी की बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर इसमें क्या होगा, लेजन हो जाए तो क्या होगा, पेशेंट को बैलेंस भी कंट्रोल नहीं रहेगा, उसका कोऑर्डिनेशन भी बॉडी की नहीं होगी, उसको वर्टिगो यानी उसका सेंसेशन उसको आएगी जैसे उसका घूम रहा है। अब देखें इसमें क्या होता है, जब ब्रेन स्टेम और सेरिबेलर का लेजन होता है, ये क्यों होता है, ये स्ट्रोक की वजह से होता है। जैसे ही पेशेंट को कोई इस्कीमिक स्ट्रोक आया या कोई हेमोरेजिक स्ट्रोक आया, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट का जो वेस्टिबुलर न्यूक्लाई है वो डैमेज हो जाता है। अब देखें वेस्टिबुलर न्यूक्लाई क्या है, ये क्रेनियल नर्व 8 का न्यूक्लियर है। क्रेनियल नर्व 8 कौन सी है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलर क्या कर रही है, आपके बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करती है, जबकि कॉक्लियर आपकी हेयरिंग को कंट्रोल करती है। क्रेनियल नर्व 8 आपकी क्या करती है, बैलेंस और हेयरिंग को कंट्रोल कर रही होती है। इसकी वजह से हो सकता है स्ट्रोक इफेक्ट कर देता है, उसकी वजह से सेंट्रल वर्टिगो होगा, या डीमाइलिनेटिंग डिजीज से हो सकता है। डीमाइलिनेटिंग डिजीज कौन सी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा रिव्यू दूंगा।
मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, आपकी जो CNS है उसकी क्या होती है, जो CNS के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली वो माइलिनेशन कौन से सेल्स करवा रहे होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की माइलिनेशन करवा रहे होते हैं। लेकिन मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, CNS की जो माइलिनेशन करवा रहे होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से CNS की माइलिनेशन नहीं होती है और पेशेंट और क्या होती है, CNS की डीमाइलिनेशन होती है। इसी वजह से बोलते हैं डीमाइलिनेटिंग डिजीज। या इसमें पोस्टीरियर फोसा का ट्यूमर है वो सेंट्रल वर्टिगो करवा सकता है। पोस्टीरियर फोसा बेसिकली कहां पे होता है, आपके लोअर बैक की स्कल पे होता है। और इसकी फाइंडिंग में देखें, फाइंडिंग में इसमें जो निस्टैगमस आएगा, निस्टैगमस में इस चीज को समझें, निस्टैगमस एनी डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन वो सप्रेसेबल नहीं होता विद विजुअल फिक्सेशन। इस चीज को यहां पे समझे। निस्टैगमस का मतलब होता है इनवॉलंटरी आई मूवमेंट। इनवॉलंटरी आई मूवमेंट होती है इन कोई भी किसी भी डायरेक्शन में हो जाती है, लेकिन वो परसिस्ट रहती है। आप पेशेंट की इनवॉलंटरी आई मूवमेंट होती है, लेकिन जैसे ही आप उसके सामने कप रखेंगे उसका निस्टैगमस कंट्रोल नहीं होगा। जबकि आपके पेरिफेरल वर्टिगो में इनवॉलंटरी आई मूवमेंट हो रही थी, लेकिन पेशेंट के सामने आप कोई स्टेशनरी चीज, कोई कॉपी पेंसिल या उसको वो देखता है तो उसका निस्टैगमस क्या हो रहा था, कंट्रोल हो रहा था। लेकिन यहां पे उसके सामने कोई भी चीज रखेंगे, कप वगैरह होंगे, उसकी विजुअल फिक्सेशन करेंगे, लेकिन उसका निस्टैगमस कंट्रोल नहीं होगा, इनवॉलंटरी आई मूवमेंट कंट्रोल नहीं होगी। और इसके अलावा इसमें क्या होगा, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग क्या आएंगी, डिप्लोपिया। डिप्लोपिया का मतलब क्या है, डबल विजन को क्या कहते हैं, डिप्लोपिया। पेशेंट को दो चीजें नजर आती हैं। अटैक्सिया, अटैक्सिया का मतलब क्या है, प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, बॉडी की कोऑर्डिनेशन की मूवमेंट में। और दूसरा इसमें कौन सा आता है आपका, डिसमेट्रिया आया था। डिसमेट्रिया का मतलब देखें, पेशेंट को डिफिकल्टी आती है डिस्टेंस को जज करने में कि उसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, डिफिकल्टी इन जजिंग डिस्टेंस, उसे बोलते हैं डिसमेट्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्टिगो। वर्टिगो बेसिकली क्या होता है, इसको बोलते हैं चक्कर आने को वर्टिगो बोलते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे समझेंगे, ये ऐसी सेंसेशन होती है, यानी पेशेंट को लगता है उसका सर घूम रहा है। ये स्पिनिंग ऑफ हेड की सेंसेशन को, यानी स्पिनिंग ऑफ हेड के यानी चक्कर आने को, उसकी सेंसेशन को हम क्या बोलेंगे, वर्टिगो। और जबकि पेशेंट क्या होता है, स्टेशनरी पोजीशन में होता है। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, सीट यानी एक जगह पे साकिन होता है, एक जगह पे बैठा होता है। जैसे वो बेड पे बैठा है तो उसे चक्कर आ रहे होते हैं, तो उसको क्या, हम उसको चक्कर वाली फीलिंग आ रही होती है, तो उसका हेड घूम रहा होता है, सर घूम रहा होता है। अक्सर आपको पेशेंट कहते हैं मैं जी एक चेयर पे बैठता हूँ या अपने बिस्तर से उठ के बैठता हूं तो क्या होता है, मुझे चक्कर आते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिगो बोलेंगे। पेशेंट की कौन सी पोजीशन होती है, स्टेशनरी। अब इसको लिखा हुआ है सेंसेशन ऑफ, यानी सेंसेशन कौन सी है, स्पिनिंग की, सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग वाइल एक्चुअली पेशेंट इज स्टेशनरी पोजीशन। ठीक है, पेशेंट मतलब ऐसे सीट कर रहा होता है तो वो ऐसे उसको फील होता है वो घूम रहा है। तो बेसिकली ये सब टाइप किसकी है, डिजीनेस की सब टाइप है, लेकिन ये डिफरेंट है फ्रॉम लाइट हेडनेस से, बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम लाइट हेडनेस। तो वर्टिगो की दो टाइप्स होती है, एक पेरिफेरल वर्टिगो होता है जो मोस्टली कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है, जो क्या होता है आपकी एयर पैथोलॉजी की, इनर एयर जो होता है आपका अंदर वाला कान, उसकी पैथोलॉजी की वजह से होता है। दूसरा इसमें मोर कॉमन होता है एज कंपेयर टू सेंट्रल वर्टिगो, जो क्या होता है ब्रेन स्टेम वगैरह और सेरिबेलर लेजन की वजह से हो रहा होता है। इसे हम डिटेल्स में समझते हैं। देखें पेरिफेरल वर्टिगो क्या होता है। पेरिफेरल वर्टिगो उसने बताया है कि इसकी जो इनर आपके अंदर वाला कान है उसकी पैथोलॉजी की वजह से होता है, ड्यू टू इनर एयर की पैथोलॉजी में। देखें इनर एयर की पैथोलॉजी में आप देखें, एयर का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए क्या होगा। इनर एयर को ड्रॉ करते हैं, ये आपका इनर एयर है। इनर एयर की एनाटॉमी को पहले समझ लेते हैं, फिर हमें पैथोलॉजी अच्छे से समझ आएगी। इनर एयर की पैथोलॉजी, ये नॉर्मल क्या होता है, उसमें सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं, 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स होती हैं। सेमी सर्कुलर कनाल का काम क्या होता है, ये आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन यानी आपकी रोटेशन को क्या करती है, डिडक्ट कर रही होती हैं। 3 जो परपेंडिकुलर आपकी सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं, कौन सी रोटेशन है, एक्सेलरेशन, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन या रोटेशन को डिडक्ट कर रही होती है। सेमी सर्कुलर कनाल में इंटीरियर होती है और ये पोस्टीरियर होती है और लेटरल कनाल होती है। 3 कनाल्स होती हैं जो आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन यानी रोटेशन को जज करती है, रोटेशन को, रोटेट होने को। और यहाँ पे क्या होते हैं आपके ओट्रिकल और नीचे सेक्यूल, जो आपके
उट्रिकल होते हैं, ये कौन सी एक्सेलरेशन, ये आपकी बॉडी की हॉरिजेंटल उट्रिकल यानी हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन को नोट करता है, जबकि सेक्यूल आपकी जो वर्टिकल एक्सेलरेशन वर्टिकल, ठीक है, हॉरिजेंटल को उट्रिकल जबकि सेक्यूल को वर्टिकल एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करता है। और यहां पे आपके इसके साथ कनेक्ट होता है, इसे बोलते हैं कॉक्लिया, जो आपकी सुनने की सेंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब बेसिकली क्या होता है, जो सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे टाइनी कैल्शियम के पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी कैल्शियम पार्टिकल्स होते हैं आपके इनर सेमी सर्कुलर कनाल्स में, जो क्या होते हैं बेसिकली वो डिसलॉज हो जाते हैं, यानी अपनी जगह से हिल जाते हैं, अपनी जगह से हिल जाते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट को चक्कर आते हैं, वर्टाइगो होता है। और उसकी वजह से पेशेंट को कौन सा वर्टाइगो होगा, बिनाइन पोजिशनल, बिनाइन प्रोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो होगा, ठीक है। टीनी पार्टिकल्स इनर एयर में होते हैं, वो वहां से डिसलॉज हो जाते हैं, जिसकी वजह वर्टाइगो होगा। वर्टाइगो कौन सा होगा, बिनाइन आपका प्रोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। अब उसने बोला कि ड्यू टू इनर एयर की पैथोलॉजी की वजह से पेरिफेरल वर्टाइगो होता है। उसमें क्या होता है, नंबर 1 हम देख लेते हैं, सेमी सर्कुलर कनाल में डेब्रस आ जाए, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पूरा मैकेनिज्म मैंने बता दिया कि उसमें टीनी कैल्शियम वगैरह पार्टिकल्स होते हैं, और उसकी वजह से बिनाइन प्रोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो होगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट एड वाले ने सिर्फ डायरेक्ट ही आपको बता दिया हुआ है, ये मैकेनिज्म नहीं बताया। और दूसरा जो पेरिफेरल वर्टाइगो है इसे बोलते हैं बिनाइन प्रोक्सिस्मल को, इसको बोलते हैं बीपी, पी से पोजिशनल, वी से वर्टाइगो। और दूसरा पेरिफेरल वर्टाइगो क्या होता है आपका, वेस्टिबुलर न्यूराइटिस की वजह से हो जाता है। वेस्टिबुलर न्यूराइटिस बेसिकली क्या होता है, ये आपकी इन्फ्लामेशन है वेस्टिबुलर नर्व की। देखें, वेस्टिबुलर नर्व की इन्फ्लामेशन को वेस्टिबुलर न्यूराइटिस बोलते हैं। और वेस्टिबुलर नर्व आपको बेसिकली क्या कर रही होती है, आपके बैलेंस के सिग्नल्स, आपकी बॉडी के बैलेंस के सिग्नल्स को कंट्रोल करती है। और अगर बैलेंस के सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाए तो पेशेंट को क्या होगा, बॉडी का जो बैलेंस नहीं रखा, पेशेंट को स्पिनिंग ऑफ हेड यानी हेड सेंसेशन ऑफ स्पिनिंग का आएगा कि वो घूम रहा है, उससे वर्टाइगो आएगा। तो ये था वेस्टिबुलर न्यूराइटिस का मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा आपका, अगर बैलेंस सिग्नल्स प्रॉब्लम आ रहा है तो पेशेंट को वर्टाइगो भी आ जाएगा, उसकी हेयरिंग लॉस में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। हेयरिंग लॉस में क्यों प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप जो क्रेनियल नर्व 8 होती है उसे बोलते हैं वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व, वो आपके साथ साथ आपको हेयरिंग लॉस, बैलेंस को कंट्रोल कर रही होती है। उसके अलावा इसके साथ सिम्टम्स क्या आते हैं, टिनाइटिस के सिम्टम्स भी आ सकते हैं अगर वेस्टिबुलर नर्व आपकी डैमेज होती है। टिनाइटिस का मतलब क्या है, आपके कान में कोई रिंगिंग ऑफ एयर्स, कान के अंदर सीटियां सुनाई, यानी रिंगिंग ऑफ एयर्स को बोलते हैं टिनाइटिस। अब मीनियर डिजीज क्या है, देखें मीनियर डिजीज को समझने पहले आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए। एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, इसमें जो एंडोलिम्फ होता है वो जो आपका कनाल्स में होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन आप देखें एंडोलिम्फ होता कहां पे, ये देखें जो आपका एंडोलिम्फ है ये आपके कॉक्लियर में भी होगा, आपकी यूट्रिकल, सेक्यूल और सेमी सर्कुलर कनाल्स में होता। तो जो बेसिकली जो एंडोलिम्फ होता है, देखिए एंडोलिम्फ क्या है, इनसाइड है, मैं आपकी इनसाइड है, जबकि पेरिलिम्फ क्या होता है, आउटसाइड पे होता है। अगर एंडोलिम्फ की मिकदार बढ़ गई है तो क्या होगा, जो बेसिकली मूव कर रहा होता है कॉक्लियर में भी, सेमी सर्कुलर कनाल्स में, यूट्रिकल में, सेक्यूल्स में भी, और उसकी मिकदार बढ़ने से, एंडोलिम्फ ज्यादा प्रोडक्शन होने से क्या होगा, आपको मीनियर डिजीज हो जाएगी। ये एंडोलिम्फ कहां पे होता है, आपके इनर ट्यूब्स में घूम रहा होता है, कॉक्लियर, सेक्यूल, यूट्रिकल और सेमी सर्कुलर कनाल्स में। और एंडोलिम्फ में क्या होता है, ये भी एमसीक्यूज आता है, इसमें हाई पोटेशियम होता है, ये जहां पे नहीं लिखा हुआ। अब देखिए उसने बोला मीनियर डिजीज में क्या होता है, एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स, यानी एंडोलिम्फ जो लिम्फ होता है वो बढ़ जाता है। एंडोलिम्फ क्या होता है, आपके इनर एयर में बढ़ जाता है, और इसकी वजह से मीनियर डिजीज का ट्राइएड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एमसीक्यूज आता है डिफरेंट एग्जाम में। वर्टाइगो, अगर एक सिनेरियो आता है वो कहता है जी पेशेंट को वर्टाइगो हो रहा है, साथ में उसकी सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस है। सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस में मैंने अभी आपको बताया है कि उसमें रेनी टेस्ट तो नॉर्मल होगा, लेकिन जो वेबर टेस्ट क्या होगा, वेबर टेस्ट जो आपका एयर नॉर्मल होगा उसकी तरफ जाएगा, लेटरलाइज टू नॉर्मल एयर, और उसमें टिनाइटिस आएगा, वर्टाइगो, सेंसोन्यूरल डेफनेस और टिनाइटिस यानी रिंगिंग ऑफ एयर्स। अब इसका जो नमूनिक है मीनियर डिजीज का टीवीएस वैसे एक नमूनिक है, जैसे जिसमें हम कहते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, टीवीएस कहते हैं जी। लेकिन इसमें क्या, टी से टिनाइटिस है, वी से वर्टाइगो, एस से सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस है। अब इसकी फाइंडिंग हमें क्या मिलेगी, इसमें हमें मिक्स्ड हॉरिजेंटल टॉर्जनल निस्टैग्मस मिलेगा। निस्टैग्मस क्या है, आपकी इनवॉलेंटरी आपकी
आई की मूवमेंट को कहते हैं, इनवॉलेंटरी रैपिड आई मूवमेंट को क्या बोलते हैं, निस्टैगमस बोलेंगे। लेकिन इसमें जो निस्टैगमस होगा वो क्या होगा, वो बेसिकली वर्टैगो करवा रहा तो होगा, लेकिन देखें इसमें जो निस्टैगमस है, इस चीज को समझना है। जैसे ही इसमें क्या होगा, आपको आईज को वर्टैगो का निस्टैगमस होगा, लेकिन जैसे ही आप इनवॉलेंटरी आई की मूवमेंट होगी, जैसे ही आप कोई स्टेशनरी चीज को, आपके सामने कोई टेबल मेज कप पड़ा हुआ है, आप उसको देखेंगे तो निस्टैगमस क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि देखें दैट डज नॉट चेंज डायरेक्शन बट सप्रेसेबल। ये सप्रेस कब होगा, जब आपकी विजुअल फिक्सेशन होगी। विजुअल फिक्सेशन का मतलब क्या, आप एक चीज को मुसलसल, आपके सामने वॉच, अगर वॉच को देखेंगे आगे आपकी आई की जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स है वो रुक जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करना आपने सेंट्रल वर्टैगो का जो निस्टैगमस है, ठीक है, इस वजह से मैंने इस पे जोर दिया।